हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जाद ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में स्टेटमेंट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। नंबर 1 कंडीशनल स्टेटमेंट, नंबर 2 कन्वर्स स्टेटमेंट। ज्योमेट्री में स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो, कंडीशनल, कन्वर्स। कंडीशनल, कन्वर्स। अब ये दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखो। The statement which can be written in the if-then form are called conditional statement। जो statement if-then form में लिखा होगा, जो statement if-then form में लिखा होगा, जो statement if-then form में लिखा होगा, उसको बोलते हैं conditional statement। उसको क्या बोलते हैं? conditional statement। जो statement if-then form में लिखा होगा, उसको बोलते हैं conditional statement। एग्जाम्पल दिया है, if a quadrilateral is a rhombus then its diagonal are perpendicular bisector of each other। ये जो स्टेटमेंट है ये if then फॉर्म में लिखा है, इस वजह से इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट। इफ से लेकर देन के पहले तक, इफ से लेकर देन के पहले तक वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। देन से लेकर तो एंड तक का जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। याद रखना, कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीसीडेंट और दूसरा कंसीक्वेंट। इफ से लेकर देन से पहले तक का जो पार्ट होगा वो एंटीसीडेंट होगा, देन से लेकर तो एंड तक का जो पार्ट होगा वो कंसीक्वेंट होगा। इफ देन वाले स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एंटीसीडेंट, कंसीक्वेंट। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स स्टेटमेंट। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स का मतलब उल्टा। कंडीशनल स्टेटमेंट के अपोजिट कर दो, कंडीशनल स्टेटमेंट का जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा उसको कहेंगे कन्वर्स स्टेटमेंट। अब यहां पर क्या डिफाइन किया है? इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज्ड। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज किया। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज किया तो एक नया स्टेटमेंट बनेगा और उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करके जो नया स्टेटमेंट बनता है उसे कहा जाता है कन्वर्स स्टेटमेंट। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट। तो कन्वर्स में तुम क्या करो? जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट बना दो और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट बना दो। तो अब तुमने क्या किया? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज किया तो एक नया स्टेटमेंट बना। वो नए स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्स। अब ये एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट क्या है? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ये एंटीसीडेंट है। देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये कॉन्सिक्वेंट है। अब उसके अपोजिट मैंने क्या किया? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज किया। देखो, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी यहां पर जो कॉन्सिक्वेंट था उसको मैंने एंटीसीडेंट पे लिख दिया और जो एंटीसीडेंट था उसको मैंने कॉन्सिक्वेंट बना दिया तो एक नया स्टेटमेंट मिला। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्स। अब उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है, इट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है
तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, ये जरूरी नहीं है। ये भी चीज मैं तुमको एक एग्जांपल के जरिए समझा सकता हूं। एग्जांपल, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। ये जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है ये? कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या बोलता है कि अगर नंबर प्राइम नंबर है तो फिर वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अभी इसका कन्वर्स, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर। ये जो है ये कन्वर्स स्टेटमेंट है। अब कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर नंबर इवन और ऑड नंबर है तो फिर वो प्राइम नंबर होगा। क्या हर इवन ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है? नहीं। देखो, प्राइम नंबर इवन ऑड हो सकता है, लेकिन सारे इवन और ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो इससे क्या साबित हुआ कि हर कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि हाँ प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। लेकिन क्या इवन सारे इवन और ऑड नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं? नहीं। तो इससे यह साबित हुआ कि हर कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो हमने स्टेटमेंट के टाइप पढ़े, दो पढ़े, कंडीशनल और कन्वर्स। स्टेटमेंट अगर इफ देन फॉर्म में होगा वो कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाया जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट। इफ से लेकर देन से पहले तक का पार्ट एंटीसीडेंट, देन से लेकर एंड तक का पार्ट कॉन्सिक्वेंट। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट बना दो, जो कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट बना दो, तो एक नया स्टेटमेंट बनेगा, उसको हम कहते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो जरूरी नहीं कि उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। ये था स्टेटमेंट के दो टाइप। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्सियम और थ्योरम। ऑलराइट, स्टेटमेंट होने के बाद हम अब पढ़ेंगे दो चीज, एक्सियम और थ्योरम। अब ये क्या, ये दोनों जो है ना ये स्टेटमेंट ही है। एक्सियम भी एक तरीके का स्टेटमेंट है और थ्योरम भी एक तरीके का स्टेटमेंट है, दोनों में फर्क है। एक्सियम बोल दो या पोस्टुलेट बोल दो, वन एंड द सेम। अब क्या फर्क है वो देखो। These are the simple statement which we accept as true and need not be true। देखो, अब मैं समझाता हूँ। ऐसे स्टेटमेंट जिसको हम सच एक्सेप्ट करते हैं कि वो सच है और जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो स्टेटमेंट ज्योमेट्रिकल टर्म में उसे एक्सियम कहा जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम ये बात कोई और कंट्री में जाकर बोल दो तो वहां के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में? एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट। ठीक है, और उसका जो भाई है वो है थ्योरम। एक्सियम का भाई थ्योरम। अ प्रॉपर्टी इज सपोज्ड टू बी ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली। अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट जिसको लॉजिकली प्रूव किया जाए, ऐसा स्टेटमेंट जिसको लॉजिकली प्रूव किया जाए तब जाकर वो सच होता है, तो स्टेटमेंट को अपन क्या बोलेंगे? थ्योरम। अ प्रॉपर्टी सपोज्ड टू बी ट्रू। प्रॉपर्टी कब ट्रू होगी? इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली। ऐसा स्टेटमेंट जिसको लॉजिकली प्रूव करने के बाद वो ट्रू साबित होगा, तो स्टेटमेंट को अपन क्या बोलेंगे? थ्योरम। तो दो चीज है, एक एक्सियम एक थ्योरम। एक्सियम और थ्योरम, ज्योमेट्री में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक्सियम थ्योरम। एक्सियम यानी वो स्टेटमेंट जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो ट्रू है और जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, थ्योरम जिस स्टेटमेंट को लॉजिकली प्रूव करके हमने ट्रू साबित कर दिया, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाया जाएगा फिर? थ्योरम। अब प्रूफ, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो आर्गुमेंट होता है, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो लॉजिकल आर्गुमेंट होता है, उस लॉजिकल आर्गुमेंट को क्या बोला जाता है? प्रूफ। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो लॉजिकल आर्गुमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं?
प्रूफ। तो एक्सियम, थ्योरम, प्रूफ। और अब तुम ज्योमेट्री में तुम्हारे सिलेबस का सबसे पहला थ्योरम पढ़ोगे और ये रहा वो थ्योरम का स्टेटमेंट। मैं कुछ बात पहले इस थ्योरम को समझाने से पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें क्लियर कर दूं। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angle formed are congruent. ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब थ्योरम के स्टेटमेंट के भी दो पार्ट है। इफ से लेकर देन से पहले तक का जो पार्ट है उसको बोलते हैं गिवन पार्ट। क्या बोलते हैं? गिवन पार्ट। देन से लेकर तो एंड तक का जो पार्ट है उसको बोलते हैं पार्ट टू बी प्रूव्ड। पार्ट टू बी प्रूव्ड। याद रखना थ्योरम के स्टेटमेंट के भी दो पार्ट है, गिवन पार्ट, पार्ट टू बी प्रूव्ड। इफ से लेकर देन से पहले तक का जो पार्ट है वो गिवन पार्ट है, देन से लेकर तो एंड तक का जो पार्ट है वो पार्ट टू बी प्रूव्ड। ये बात बच्चों याद रखना। और क्या बताने जाने वाला हूं, देखो भाई ये लाइन है L और ये भी लाइन है M। कितनी लाइन है? दो। लाइन L और लाइन M ये एक दूसरे को कट करते हैं पॉइंट O पर। दो लाइन अगर वो एक दूसरे को कट करती है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। याद रखोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हो? कट कर रही हो, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि थ्योरम समझने में बहुत आसानी हो जाए। अब तुम मेरे को बता देना अब बच्चों तुम मेरे को बताना किसको ये फिगर, कोई ये फिगर रिकॉग्नाइज कर सकता है क्या? इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, यहां पर 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 एक एंगल है। ये कौन सा एंगल होता है? ये पैर ऑफ एंगल को तुम क्या बोलते हो? याद करो। अब इसको समझाता हूं। देखो दो एंगल है लेकिन दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम है। दो एंगल है, दोनों एंगल सेम पॉइंट से बने, दोनों एंगल सेम पॉइंट से बने, दोनों एंगल सेम पॉइंट से बन रहे हैं। अच्छा, दोनों एंगल सेम पॉइंट से बन रहे हैं। अच्छा, उनका जो रे है वो अपोजिट है। रे जो है वो अपोजिट है। दो अपोजिट रे है, दो अपोजिट रे है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल अगर कभी तुमको नहीं पहचानने में आता तो मैं तुम्हें बात शॉर्टकट भी बता दूं। देखो ये L बन रहा है, लीनियर का जो वर्ड लीनियर है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? L से ना। ये अपोजिट L बन रहा है, ये अपोजिट L बन रहा है, ये L बन रहा है, दो L बन रहे हैं ना अपोजिट। तो तुमने ऐसा फिगर देखा जहां पर दो अपोजिट L बन रहे तो समझ जाना वो कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है, टोटल होता है, वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा अगर कहीं फिगर देखा तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ से लेके देन से पहले वाला जो पार्ट है वो गिवन पार्ट है, देन से लेकर तो एंड तक का जो पार्ट है वो है पार्ट टू बी प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब ये थ्योरम अपन प्रूफ करके बताऊंगा स्टेटमेंट को। अब देखो ये स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट को हम लॉजिकली प्रूफ कर देंगे तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? थ्योरम। ठीक है, क्या बोलता है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से,
देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म। याद रखना, जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो कौन सा एंगल बनता है? वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल। दो इंटरसेक्टिंग लाइन से कौन सा पेयर ऑफ एंगल बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बोलता है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये स्टेटमेंट है। अब हर स्टेटमेंट के थ्योरम के दो पार्ट होते हैं, गिवन और पार्ट टू बी प्रूव्ड। तो गिवन पार्ट क्या है वो लिख देने का पहले। गिवन पार्ट इफ से लेके देन से पहला क्या बोलता है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब लाइन ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट पी। यहां पे लिखेंगे लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersect each other at point P। यही है ना गिवन पार्ट? ठीक है। अब देन से लेकर तो एंड तक का पार्ट क्या है? पार्ट टू बी प्रूव्ड। तो टू प्रूव्ड क्या प्रूव करना है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। ये प्रूफ करना है। अब यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बना? एंगल एबीसी। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? बीपीडी। ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब एंगल एबीडी, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? बीपीसी। ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये करना है प्रूफ। समझ में आ रही है बात? हर थ्योरम के दो पार्ट होते हैं, गिवन पार्ट और पार्ट टू बी प्रूफ। तो वो दोनों पहला तुमको लिखना पड़ेगा। गिवन पार्ट कौन सा होता है? इफ से लेके देन से पहले तक, देन से लेके एंड तक का पार्ट पार्ट टू बी प्रूफ। अब इसको प्रूफ करेंगे कि ये स्टेटमेंट सच बोलता है या नहीं। चलो देखते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं प्रूफ। अब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए अपन आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रूफ। अच्छा, अब एपीडी और बीपीडी मैं लाइन यहां पर बना दूं बच्चों? ताकि तुम्हें समझ में आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। यहां पर ए है, ये बी है। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं? मैं उसको ऐसा भी तो बना सकता हूं। ये इधर बना देता हूं। ये लाइन है, इधर ए है, इधर बी है, इधर बी है और ये ऐसा गया है डी। ठीक है बच्चों? दो एंगल बन रहे, एंगल एपीडी, एंगल बीपीडी। कौन सा एंगल है बच्चों? सर ये तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां पे लिखता हूं एंगल APD प्लस एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रीजन देना ज्योमेट्री में, थ्योरम में रीजन देना कंपलसरी जरूरी है। रीजन नहीं दोगे तो मार्क्स कटेंगे। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एंगल बच्चों में ले रहा हूं।
दूसरा एंगल मैं लेता हूं APC, ये देखो लाइन बना, अब ये C है और ये D है और यहां पर P है, इधर A, ठीक है बच्चों ध्यान देना। एंगल APC और एंगल APD कौन सा एंगल हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल APC प्लस एंगल APD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इक्वेशन नंबर 2। पहला ये दो एंगल का पेयर लिया, फिर ये दो एंगल का पेयर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने को क्या मिलता है? What do you get from equation number 1 and 2? इक्वेशन नंबर 1 और 2 में राइट हैंड साइड सेम है ना, 180 180, मतलब इन दोनों का टोटल 180 है, इन दोनों का टोटल 180 है, मतलब ये दोनों और ये दोनों, ये सम और ये सम इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। अब यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है? एंगल APD प्लस एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल APC प्लस एंगल APD। क्लियर है? अब ध्यान दो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में भी APD है, राइट हैंड साइड में भी APD है। APD प्लस से इधर आ गया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, मतलब ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। इधर क्या बचा? Therefore एंगल BPD बीच में साइन आ गई इक्वल की एंगल APC, यानी एंगल BPD जो है इक्वल हुआ एंगल APC से। ये वाला प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। फिर लास्ट में अपन ऐसा इधर लिखेंगे, अभी इसको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट ये डाल देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल APD is congruent to एंगल BPC। यानी स्टेटमेंट को हमने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के जरिए प्रूफ कर दिया, तो ये बन गया थ्योरम। अच्छा, इस थ्योरम का नाम क्या है मालूम? इस थ्योरम का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। इस थ्योरम का नाम क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। तुमको पूछा किसने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम क्या बोलता है, तो वो कहता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उससे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे से क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। ये है तुम्हारे सिलेबस का सबसे पहला थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का अपन ने इस्तेमाल किया है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का अपन ने इस्तेमाल किया, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का इस्तेमाल करके हमने इस थ्योरम के स्टेटमेंट को सच साबित करा दिया कि हाँ, कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उससे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है और वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, एट लास्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल को पहचानने का भी सिंपल तरीका है। देखो, अपोजिट V अगर बन रहा है, जॉइंट अपोजिट V, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो। और याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। ये तुम्हारे सिलेबस का सबसे पहला थ्योरम मैंने तुमको पढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये थ्योरम समझ लिए, थ्योरम क्या होता है, कैसे उसको प्रूफ किया जाता है, अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद आने वाले जितने भी थ्योरम्स तुम्हारे सिलेबस में होंगे वो सारे तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम हो गया। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम सेट। हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम सेट। टिल देन, थैंक यू सो मच।